What's up everyone? Welcome back to the channel। और चैप्टर नंबर 1 में कुछ छोटे छोटे 2 से 3 टॉपिक्स हमारे बचे हैं, आज उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे और हम काफी इजीली एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मेक श्योर कि चैप्टर 1 आपका अच्छे से हो गया हो। इस वीडियो के बाद एक बार और अच्छे से चारों पार्ट्स रिवाइज कर लेना, उसके बाद चैप्टर नंबर 1 में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट लेट्स बिगिन। तो गाइस सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके ऊपर आपके पास 5 चैप्टर्स हैं। हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मैनेजमेंट चलता रहता है, मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होता। तो इसीलिए मैनेजमेंट के अंदर एक सीरीज या एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हैं जो किसी भी मैनेजर को परफॉर्म करना होता है, सो दैट ही विल बी एबल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि सारा काम प्रॉपर्ली हो जाए, किसी तरीके का कोई वेस्टेज ना हो। तो 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के जो बताए गए हैं। 5 फंक्शंस को अगर आपने याद करना है तो मेमोरी टेक्निक्स मोस्टली ये यूज होती है पोस्ट डीसी। हमारे पास पोस्ट डीसी सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग और उसके बाद कंट्रोलिंग। तो देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो कि परफॉर्म करने पड़ते हैं। नॉर्मली एक मैनेजर या कुछ लोग इसको समझ के चलते हैं कि इन सबको सीरीज में ही करना है, जो कि एक जनरल सिचुएशन में होता भी है। लेकिन अगर हम एक्चुअली देखें तो एक मैनेजर इसको आइसोलेशन में भी परफॉर्म करता है, अलग अलग तरीके से भी परफॉर्म करता है, अलग अलग स्टेजेस पे। बट फिलहाल के लिए अगर मैं देखूं कि कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सारा काम स्टार्टिंग से करना है, तो वहां पे उसको ये सीरीज में ही चलना होगा। सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो आता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? देखो प्लानिंग का सिंपली अगर मैं बोलूं आपको शॉर्ट में क्या मतलब होता है, वो होता है गोल सेट करना। अगर आप आज पढ़ना शुरू कर रहे हो तो आपके माइंड में कोई ना कोई गोल है, आप इसीलिए पढ़ रहे हो, ये आपकी प्लानिंग है। तो प्लानिंग इज बेसिकली थिंकिंग इन एडवांस। मैं एडवांस में सोच के चल रहा हूं कि मैं क्या करने वाला हूं, कैसे करने वाला हूं, कब करने वाला हूं। तो हर चीज की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो प्लानिंग बेसिकली ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर, आज मैं कहां पे हूं, एंड वेयर वी वांट टू रीच या वेयर वी वांट टू गो। क्या लिखा है हमारे पास प्लानिंग में? प्लानिंग इन्वॉल्व्स थिंकिंग इन एडवांस रिगार्डिंग व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, हु इज टू डू इट, कौन करने वाला है, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे होगा। बेसिकली सिंपली अगर मैं बोलूं तो सेटिंग अप ऑफ गोल्स, आपके क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसी पे बेस्ड हम लोग प्लानिंग करते हैं। दूसरे पॉइंट की तरफ चलें तो दूसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग। अब देखो एक बार आपके प्लान्स बन गए, मैंने टारगेट सेट कर लिया कि मुझे अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है, मुझे अपनी सेल्स को बढ़ाना है 20%, 30%, 40%। हमेशा ध्यान रखना प्लानिंग जो होती है ना वो स्पेसिफिक टर्म्स में होनी चाहिए और टाइम बाउंड होनी चाहिए। अदरवाइज फायदा क्या है कि मैंने प्लानिंग करी कि मुझे अच्छे नंबर लेने हैं, मेरे 80% आए, मैं खुश हूं, अच्छे आ गए, बट क्या वो सच में अच्छे हैं? तो एक नंबर सेट होना चाहिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है, 90%। अब आए तो मेरी प्लानिंग बढ़िया है, नहीं आए तो मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। तो इसी वजह से प्लानिंग हमेशा टाइम बाउंड और स्पेसिफिक टर्म्स में होनी चाहिए। अब आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? आपने प्लानिंग कर ली, अपने गोल सेट कर लिए, सब कुछ सेट कर लिया। अब हमें क्या करना है? हमें देखना है कि कौन क्या ड्यूटीज परफॉर्म करेगा, ड्यूटीज देना लोगों को, अल्टीमेटली अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाना, काम देखना कि क्या काम मेरे ऑर्गेनाइजेशन में होना है। मैंने देखा अगर मुझे सेल को बढ़ाना है तो मुझे मार्केटिंग पे ज्यादा खर्चा करना होगा, मुझे मार्केटिंग पे ध्यान देना होगा, या मुझे मेरा रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम करना होगा, या फिर मैं इस चीज पे ध्यान दूंगा कि मैं अपने किस तरीके से प्रोडक्शन करूं कि वो कम कॉस्ट में प्रोडक्शन हो जाए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आपको सोचनी होती हैं। वो सब किस में आता है? ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन दिस फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज असाइन करना कि किसको क्या काम देना है। ग्रुपिंग टास्क जो सिमिलर नेचर के हैं वो एक साथ लेके आना। मैं देखूंगा कि मुझे मार्केटिंग करनी है तो जो लोग मार्केटिंग से रिलेटेड है कि एडवर्टीजमेंट वाले आ जाओ, सेल्स प्रमोशन वाले आ जाओ, उनको एक साथ लेके चलूंगा। उसके साथ साथ एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी, ये डिसाइड करना कि कौन किसको ऑर्डर देगा फ्यूचर में, भाई काम करेंगे तो ऑर्डर तो देना होगा ना, ये सब डिसाइड करना। रिसोर्सेज अरेंज करना, पैसा कितना लगने वाला है, कितने मुझे फंड्स की नीड होगी, फाइनेंस की जरूरत होगी। तो ये सारी चीजें हमारी ऑर्गेनाइजिंग में आ जाती है। बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग हमें हेल्प करता है काम को प्लानिंग से थोड़ा एग्जीक्यूशन में लाने में, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करने में, चीजों को सिंप्लीफाइड करने में, समझने में। अब ऑर्गेनाइजिंग हो गया, आपने डिपार्टमेंट्स बना दिए। अब उन डिपार्टमेंट्स में आप लोगों को अलॉट करते हो कि आप यहां काम करोगे, इस डिपार्टमेंट में 4 लोगों की जरूरत है। तो स्टाफिंग इज बेसिकली व्हाट? फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। कई किताबों में तो और बढ़ा के लिखा हुआ है राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम विद राइट क्वालिफिकेशन। तो आप ये सब भी लिख सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको किसी फाइनेंस के बंदे की जरूरत है तो वहां पे इंजीनियर को थोड़ी ना लगाओगे,
वहां पे अकाउंट्स वाले की जरूरत होगी। अगर आपको किसी इंजीनियरिंग की जरूरत है तो वहां अकाउंट्स वाला क्या करेगा भाई, वो तो उल्टा सीधा नक्शा बना देगा। तो हमें देख के राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम विद राइट क्वालिफिकेशन, ये सब स्टाफिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लान हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया, अब स्टाफिंग हो गया। ये ध्यान रखना कि स्टाफिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा हुआ है। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका ह्यूमन रिसोर्स, यानी उसके एम्प्लॉइज वो कैसे काम कर रहे हैं, तो उससे जुड़ा हुआ फंक्शन है, इसीलिए इसको ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन बोलते हैं। अब आपने स्टाफिंग भी कर ली, आपने जितने नए एम्प्लॉइज थे उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में बुला लिया, बट क्या सिर्फ बुलाना सफिशिएंट है या उनको कॉन्टिन्यूसली काम पे लगाना जरूरी है? ये भी जरूरी है कि ऐसा नहीं कि एम्प्लॉइज आ गया और अगले महीने चला गया, तो नुकसान तो दोनों का है। आपने एक महीना उस पर लगाया, कोई भी फायदा नहीं हुआ, अब फिर नया ढूंढो, फिर उसको ट्रेनिंग दो, फिर खर्चा आएगा, तो वो बेकार हो जाएगा। अगला क्या आता है, नंबर 4, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग, अब जो एम्प्लॉय आ गया, कोई नया बंदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, तो उसे गाइड करो, उसको आगे लेके चलो। तो लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग। मोटिवेशन क्यों जरूरी होता है, ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे, छोड़ के ना जाए। ऐसा ना हो कि भाई अब तो मैं चल रहा हूं जी, चलो ठीक है बस हो गया जी, धन्यवाद, 1 महीना 2 महीना 6 महीना काम हो गया, बहुत है, नहीं। इसके अंदर उसको प्रॉपर्ली लीड करो, इन्फ्लुएंस करो, मोटिवेट करो कि आप ऐसे काम कर सकते हो, उसको नए नए आइडियाज सोचने की मौका दो, इनिशिएटिव दो उसे कि आप आगे आओ, बढ़ो, काम करो, ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा नहीं हम सबका है, मिलके काम करो। दिस इज व्हाट एक्चुअली डायरेक्टिंग, बात समझे। उसके बाद क्या आता है एक्चुअली कंट्रोलिंग, लास्ट। कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग बेसिकली ये होता है कि जितने भी हमने ये सारे काम कर दिए, काम शुरू कर दिया, चेक करना भी तो जरूरी है कि ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कंट्रोलिंग क्या होता है, मॉनिटरिंग करना, मॉनिटर करना, चेक करना परफॉर्मेंस को कि परफॉर्मेंस ठीक से हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कोई कमी है, गलती निकालो, उसको सुधारो, ये भी मॉनिटरिंग में आ जाता है, ये भी कंट्रोलिंग में आ जाता है। सिर्फ देखना नहीं है कि गलती हो रही है, चल होने दो, गलती कर रहा है कर, जब काम पूरा हो जाएगा तो ये डांटूंगा, ऐसा करोगे क्या, आप ही की ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान है। गलती निकालो, उसको सुधारो और उससे फिर नए प्लान्स बनाओ, दोबारा से करो। अब देखो मैंने क्या बोला, नए प्लान्स बनाओ। तो जहां कंट्रोलिंग खत्म होता है वहीं पे प्लानिंग फिर शुरू हो जाता है। तो बेसिकली ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा लिंक्ड है, ये चीज हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग में जाके कि ये दोनों एक साथ चलते हैं। प्लानिंग खत्म हुआ तो ये फिर शुरू हो गया, ठीक है ना। अल्टीमेटली ये सारा का सारा काम चलता रहेगा। क्लियर हुआ। तो ये 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के जो आपको बहुत बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी डिटेल डिस्कशन करेंगे, इनके 5 चैप्टर्स हैं, 4, 5, 6, 7, 8। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, मूविंग फॉरवर्ड टू टॉपिक नंबर 2। अब आता है हमारे पास द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है या क्या क्या रोल मैनेजमेंट प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू की ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है या क्यों जरूरी होता है मैनेजमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस शो करता है वो ये है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। देखो ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता, अकेला वो काम नहीं करता, एक से दूसरा बंदा जुड़ा हुआ होता है ऑर्गेनाइजेशन में, एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट लिंक होता है। तो अगर एक अच्छा मैनेजमेंट होगा तो ही हमारे ग्रुप गोल्स अचीव हो पाएंगे। अदरवाइज एक डिपार्टमेंट का काम पूरा होगा, दूसरे का नहीं होगा, तीसरे का होगा, चौथे का नहीं होगा, तो आपस में एक कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर बना रहेगा। तो अगर एक अच्छा मैनेजर है तो वो सबको एक साथ कोऑर्डिनेट करके चलेगा, जो कि आपने कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ा है, विच अल्टीमेटली हेल्प्स टू अचीव द ग्रुप गोल्स। बात समझे। दूसरा होता है मैनेजमेंट इंक्रीजेस इफिशिएंसी। इफिशिएंसी समझते हो ना, कि अल्टीमेटली हर मैनेजर ये कोशिश करता है कि जो भी काम है वो कम से कम कॉस्ट में हो और अल्टीमेटली हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो जाएं। तो जब एक अच्छा मैनेजमेंट होगा, हर चीज प्री प्लान्ड होगी, प्रॉपर प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगी, सारी डिपार्टमेंट्स बनाए होंगे, तो किसी भी तरीके का कोई वर्क का डुप्लीकेशन नहीं होगा, एक काम 2 बार नहीं होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा आपस में, रिसोर्सेज किसको कितने देने हैं, अल्टीमेटली सारा काम प्रॉपर मैनर में चलेगा और हमारी एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी। ये आपको लिख के आना है, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी में। नंबर 3, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छा मैनेजर प्रॉपर प्लानिंग करके चलता है। अब सुनो, जो एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, किसी को नहीं पता कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, बिजनेस कैसे चेंज हो जाएगा। आज से आप ज्यादा, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप ज्यादा पीछे जाओ, आप अभी देखो कि आज से 6 महीने पहले बिजनेस कैसे चल रहे थे और आज आफ्टर दिस कोविड-19 सिचुएशन की किस तरीके से एनवायरनमेंट में चेंज आया है। सभी बिजनेस करने का तरीका बढ़ गया, ऑफलाइन बिजनेस में बहुत ज्यादा डाउनफॉल और ऑनलाइन बिजनेस में एक हाइक आया है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो चीजें कितनी ज्यादा चेंज हो रही हैं। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन का या जिस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा था
उन्होंने अपने आप को टाइम के साथ चेंज करा, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को समझाया कि अगर आप काम करते हो तो आप भी ग्रो करोगे, हम भी ग्रो करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा मैनेजमेंट क्रिएट करता है एक ऐसा डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन जो समय के साथ खुद को चेंज करता है और अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो जाते हैं। अगला क्या आता है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक अच्छा मैनेजमेंट होगा तो वो सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचेगा, वो एम्प्लॉइज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी सोचेगा। उन्हें पता होगा कि एम्प्लॉइज को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे एम्प्लॉइज को अच्छे से इंस्पायर करना है कि वो अपना 100% दे। अगर एम्प्लॉइज अपना 100% दे रहे हैं, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन को पूरा डिवोशन के साथ अपना काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रॉब्लम है उनको प्रमोट करने में, उनको रिकॉग्निशन देने में कोई भी इशू नहीं है। किसी भी कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है तो उसको रिकॉग्निशन मिलता है, दैट इज मस्ट। तो एक अच्छा मैनेजमेंट हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ साथ, ग्रुप गोल्स के साथ साथ वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे करने देता है। क्लियर हो गया। और लास्ट पॉइंट क्या होता है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। एक अच्छा मैनेजमेंट सोसाइटी को भी डेवलप करेगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ। कैसे, ऑर्गेनाइजेशन में काम बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो सोसाइटी के लिए डेवलप होंगी। हम अच्छा रॉ मटेरियल यूज करेंगे, अच्छा प्रोडक्शन करेंगे तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो सोसाइटी को मिलेंगे। हम कम कॉस्ट में काम करेंगे तो कम प्राइस में गुड क्वालिटी तो सोसाइटी को मिलेगी। कहीं ना कहीं अच्छा मैनेजमेंट, अगर कुछ वेस्ट जनरेट हो रहा है आपके प्रोडक्शन प्लांट से, उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज भी करोगे, उसका किसको फायदा होगा, सोसाइटी को फायदा होगा। अगर मैं इररिस्पॉन्सिबल तरीके से सारा वेस्ट डिस्पोज करता हूं, नुकसान सबसे ज्यादा सोसाइटी को है। प्रॉपर मैनर में करूंगा तो फायदा भी सोसाइटी को ही है। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। ये 5 पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं। आराम से बुक रीडिंग लो 5 पॉइंट्स की। कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है कमेंट सेक्शन में आ जाओ, आपस में भी डिस्कस करो। और उसके अलावा सारी की सारी बुक रीडिंग एनसीईआरटी, साथ साथ कोई और अदर बुक आप यूज करें तो आप उससे भी कर सकते हो। तो 2 टॉपिक्स मेरे ये हो गए। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, व्हाई कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। वो भी देखते हैं, फिर इस चैप्टर को खत्म करते हैं। चलो फिर अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है कि व्हाई कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो यार, कोऑर्डिनेशन को ना कई लोग ये बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन एक सेपरेट चीज है जो मैनेजमेंट में, अच्छे मैनेजमेंट में एक पहचान होती है कि हाँ सारी चीजें प्रॉपर्ली चल रही हैं। बट एक्चुअली में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा लोगों का अब ये मानना है कि कोऑर्डिनेशन कोई अलग फंक्शन नहीं है, ये भी इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इस सिचुएशन में हम लोगों ने कहा कि अच्छा अगर ऐसा है तो बताओ कैसे। तो ये कहा जाता है कि जितने भी फंक्शंस हैं, आपके पास कितने फंक्शंस हैं, 5 फंक्शंस हैं पोस्ट डीसी। आपका इन 5 ही फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। कि अगर आप सबसे पहले प्लानिंग कर रहे हो तो एक मैनेजर जब प्लानिंग करता है तो वो प्लान करते टाइम ना सारे एस्पेक्ट सोच के चलता है कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए क्या प्लान करूं। यानी कि उसको रिसोर्सेज अगर लेने हैं तो कौन सा रिसोर्स कहां लगाना है, प्रोडक्शन करना है तो कितनी यूनिट्स बनाऊं, कैसे बनाऊं, किस तरीके से फाइनेंस अरेंज होगा, किस तरीके से मार्केटिंग होगी, हम सेल करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनको वो सारी चीजों के बारे में सोच के चल रहा है। अब सबको एक साथ लेके चल रहा है तो यही तो कोऑर्डिनेशन था, इंटीग्रेटिंग ऑल द एफर्ट्स। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग में भी सबसे पहले नीड किसकी होती है, कोऑर्डिनेशन की। ठीक है सर, मान लिया। ऑर्गेनाइजिंग पे अगर मैं आ जाऊं तो ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या बोलते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाओ। अब मुझे बताओ कि आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए, अगर उन डिपार्टमेंट्स ने आपस में मिलजुल के काम नहीं करा तो क्या आपका ग्रुप गोल अचीव होगा? नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि सभी डिपार्टमेंट्स आइसोलेशन में काम करेंगे, आइसोलेशन इंडिविजुअली काम करते चले जाएंगे, सिर्फ अपने पर्सनल बारे में सोचेंगे, आपस में कॉन्फ्लिक्टराइज हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होना तो बहुत दूर की बात है, ऑर्गेनाइजेशन ही बंद हो जाएगा। तो यहां पे भी वी नीड अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की सभी डिपार्टमेंट्स को मैं इस तरीके से मैनेज करूं बीइंग अ मैनेजर कि सभी अपना अपना काम भी करें, अपना 100% डेडिकेशन के साथ भी आगे बढ़े और सब एक साथ मिलके एक ग्रुप गोल की तरफ चले। तो वहां पे भी वी नीड कोऑर्डिनेशन। अब ठीक है सर, डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन हो गया। अल्टीमेटली जब स्टाफिंग हो रही है, जब मैं लोगों को रिक्रूट कर रहा हूं तो सबसे मुश्किल तो काम यही है, क्योंकि यहां पे we have to deal with humans और humans come with different backgrounds, different religions, different taste। हर किसी का अपना बोलने का तरीका अलग है। अभी कई लोग ऐसे होते हैं कि वो नॉर्मल बात कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि भाई लड़ रहा है, कोई गुस्सा कर रहा होता है, हम लोग उसको इतना लाइटली लेते हैं कि यार ये तो वैसे ही है। तो यहाँ पे लोगों को मैनेज करना, लोगों को कोऑर्डिनेट करना इज द मस्ट। तो कहीं ना कहीं आपको स्टाफिंग में भी यू नीड कोऑर्डिनेशन। अब हो गया सर, हमने ये भी कर लिया भाई, अब उनको आप इंस्पायर करोगे, मोटिवेट करोगे, डायरेक्ट करोगे, गाइड करोगे, आपकी बात वो कैसे मानेंगे?
आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप एक अच्छा सुपरवाइजर बन पाओ, आप एक अच्छा गाइड बन पाओ, कि आप उन्हें बता पाओ, सभी डिपार्टमेंट्स को एक साथ लेके चल पाओ। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें डायरेक्टिंग में भी नीड हो गई, आपको कोऑर्डिनेशन की, और लास्ट क्या होता है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग तो होता ही कोऑर्डिनेशन के लिए है कि आपको सब कुछ अब चेक करना है, मॉनिटर करना है कि प्रॉपर्ली काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो यहीं से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में कमी है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। तो अगर देखा जाए तो इन सभी फंक्शंस में हमें कोऑर्डिनेशन तो मस्ट हो गया। तो कोऑर्डिनेशन को हम सिर्फ एक फंक्शन ही नहीं, हमें ये बोलना होगा कि इट इज कंसिडर्ड एज द एसेंस। Essence means what? The most essential element, the most important work which a manager has to do. इसीलिए कोऑर्डिनेशन को कंसीडर करा जाता है एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने सारे रिविजन्स कर लिए होंगे। नाउ व्हाट इज योर होमवर्क? आज पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लो, इसके बाद कल सुबह में सारे के सारे एक बार फिर से पार्ट्स रिवाइज कर लेना, काफी चीजें माइंड में सेट हो जाएंगी। और कल मिलता हूं मैं आपको इवनिंग में 8 o'clock विद ऑल योर MCQs। करेंगे अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और देखते हैं किसको कितना समझ में आया। दिस इज इट फॉर टुडे। वीडियो को लाइक कर देना यार जरूर, और सबके साथ शेयर कर देना। सीरीज के बारे में सबको बता देना कि MCQ सीरीज स्टार्ट हो रही है, और सारी चीजें सबको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।